दोस्तों सलाम नमस्ते आप सभी को। आज भारत पाकिस्तान गुफ्तगू के इस दूसरे भाग में दूसरे एपिसोड में हम सभी स्वागत करते हैं। हमारा और आपका बहुत करीबी रिश्ता इन सरहदों के साथ तो रहा है, लेकिन उन सरहदों के आगे भी जाकर के जो जनता बसती है, उस जनता की आवाज कहीं ना कहीं उठानी चाहिए। जनता के दिल की बात करनी चाहिए, आवाम के दिल की बात करनी चाहिए, नागरिकों के दिल की बात करनी चाहिए। हमने 14 अगस्त को एक नई शुरुआत की थी, एक नई पहल की थी, और उस पहल को आज एक नया स्वरूप मिलने जा रहा है। आज भारत पाकिस्तान गुफ्तगू के इस दूसरे भाग में या दूसरे सत्र में मैं कहूं, और आज हमारे बीच इस मुलाकात का, इस चर्चा का और इस बातचीत का बड़ा ही सुंदर सा विषय है। विषय को मैंने सुंदर इसलिए कहा कि भाई बातचीत होनी जरूरी है, बातचीत होनी लाजमी है, लेकिन कुछ मुद्दे तो होने चाहिए, कुछ बातें तो होनी चाहिए। इसलिए चर्चा के विषय के रूप में आज आपके सामने है कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाक, यानी दोनों ही मुल्कों के भीतर आखिर वो कौन सी सामान्य बातें हैं, वो कौन सी सामान्य समस्याएं हैं जिन पर वहां की आवाम भी सोचती है और यहां की आवाम भी सोचती है। मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि हम चाहते तो अन्य अलग अलग प्रकार के विषय भी ला सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र यह है कि एक बेहतरीन पहल, एक बेहतरीन चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए आज दोनों ही मुल्कों की आवाम की बात करने के लिए सामान्य समस्याओं के साथ हम आपके बीच रूबरू हुए हैं, और आज हमारे साथ अतिथि मेहमान के रूप में जो जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करवाएं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं सम्माननीय श्री सफदर चीमा साहब। आप चेयरमैन द ग्रीनेस्ट पाकिस्तान एसोसिएशन एक फर्म चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, सोशल वर्कर हैं, और सिंध पाकिस्तान से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा, स्पेशल कमेंट। 14 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम को मुझे यहां तक पहुंचाने की सारी कवायद और सारा क्रेडिट आदरणीय श्री सफदर चीमा साहब को जाता है। सफदर साहब, स्वागत है। साथ ही मेरे साथ भारत की जानिब से, भारत की तरफ से जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर अनुराग दीप जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। भारत की तरफ से, या मैं ये कहूं कि हमारी तरफ से, आप बातचीत रखेंगे, बातचीत करेंगे। अनुराग भैया, स्वागत है। रवि, आपकी आवाज का इशू आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही रवि। आवाज आ रही है जी। मेरे साथ पाकिस्तान से एक अजीज मित्र, जिसने मुझे वादा किया है पाकिस्तान घुमाने का, और मैंने उन्हें वादा किया है हिंदुस्तान घुमाने का, एक ऐसा अजीज मित्र नुमान हयात आज पाकिस्तान की तरफ से होस्ट कर रहे हैं। नुमान भाई, स्वागत है। सलाम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें माइक म्यूट कर लें ताकि इको का इशू ना हो। जी। सो जी। हम चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और मैं विषय आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। साथियों, दोस्तों, आज का हमारा विषय, हम तीन ऐसे मसलों पर, तीन ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो तीन मुद्दे दोनों ही मुल्कों के भीतर सीधे सीधे आवाम को जोड़ते हैं। शिक्षा, गरीबी और कानून, यानी एजुकेशन, पॉवर्टी और लॉ। ये तीन ऐसे मसले हैं
जिन मसलों पर दोनों ही मुल्कों के भीतर आखिर क्या स्थिति है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि किसी प्रकार की किताबी बातें नहीं होगी। हम वो आंकड़े जो गूगल पर उपलब्ध हैं और हर जगह आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, हम उसे नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं विश्लेषण हो, हम चाहते हैं एक अच्छी चर्चा हो, हेल्दी चर्चा हो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा पर, और मैं आ रहा हूं सबसे पहले सफदर चीमा साहब के पास में। सफदर साहब, सबसे पहले तो आपका भारत की जानिब से स्वागत है। सफदर साहब। जी, अभी मैंने माइक म्यूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद कि आपने बात करने का हमें मौका दिया, अपने ख्यालात के इज़हार का। जी सफदर साहब, मेरा प्रश्न ये है, या चर्चा का पहला मसला ये है, मुद्दा ये है कि शिक्षा जो कि व्यक्ति को, यानी आदमी को, समाज को और देश और मुल्क को सबसे मजबूत बनाती है, हमारे कई सारे सवालों को हमारे बीच लेकर के आती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों ही मुल्कों में एजुकेशन को लेकर आप क्या देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओपनिंग रिमार्क सफदर चीमा साहब। तकरीबन भारत हो या पाकिस्तान हो, तो दोनों ही खित है, एक दूसरे से ज्यादा अरसा नहीं हुआ। तो यहाँ की जो आम आदमी है या जो हमारा यहाँ का पूरा एक सिस्टम है एजुकेशन वाले से, एक तो आपने पहले भी बात कही कि जब मिनिस्टर हमें को आंकड़े बता, हम वापस अपनी सोसाइटी में आके देखते हैं तो हम बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं एजुकेशन में, बल्कि हर चीज में। तो ये है कि हमारे पास अभी तक एजुकेशन के हवाले से जो काम होना चाहिए था, मैं ये नहीं कहूंगा इसके लिए बहुत ज्यादा बजट रखें, जितना जितना बजट इन देशों ने रखा हुआ है, अगर उस बजट हो, दुरुस्त इस्तेमाल हो। हमारे पास सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अभी तक हमने एजुकेशन को अपने लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन ही नहीं किया। अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो सबसे पहली चीज इसमें करने वाली ये है दोनों देशों की कि अपने एजुकेशन सिस्टम को अपनी लोकल जो नीड्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से इसको अगर डिजाइन कर लेंगे तो आप देखेंगे चंद ही सालों में आपको बेहतर लोग मिलेंगे। पहली चीज ये है कि उसको लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। दूसरी चीज है सिलेबस। सिलेबस बहुत अहम चीज है। अगर तो बस ऐसा रखा है कि आपको जरूर देगा, ये सिलेबस हमारा जरूर देगा। सिलेबस में बहुत है, पढ़े तो वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर कुछ भी, वो खुद से सोचना शुरू करे, वो खुद से मामलात को देखना शुरू करो, तो हमारा सिलेबस जो है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उसका सिलेबस को नहीं बनाता, एजुकेट नहीं करता कि वो बंदा बेचारा कुछ अपने तौर पर सोच सके। भी मतलब बात करते हैं कि लोगों ने अपना सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ इन्होंने स्टडी किया है, कुछ पढ़ा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठे हैं, तब जाके ये बात करने के काबिल हुए।
ये दो कहते हैं काट कर आप एजुकेशन पे लगा दो, नहीं, जितना है उस सफदर साहब ने हमें ये बताया कि किस तरह से वहां लोकल इश्यूज को, लोकल स्थितियों को देख करके उसे जोड़ा जा सकता है। नुमान जी, आप अपना सवाल रखें। नुमान जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि, एक्सक्यूज मी। मैं पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर अनुराग दीप को नमस्ते कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर सेशन के लिए वक्त निकालने का। अच्छा, जैसे कि रवि शुक्ला साहब और मैंने डिसाइड किया था कि दोनों ममालिक के जो एक आम लोगों के मुश्तरका मसाइल हैं, उनको हाईलाइट किया जाए और उनको दोनों ममालिक की अवाम के सामने लाया जाए। तो उसी इशू को लेके हम तालीम पे पहले बात करते हैं। आप चूंकि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर अनुराग दीप साहब मुझे ये बताइएगा, भारत में भारत में तालीम के हवाले से आम इंसान को, हम ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहे, हम मंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे, हम अमीरों की बात, इलीट क्लास की बात नहीं कर रहे, हम आम इंसान की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं। वो तालीम के हवाले से, तालीम किसी भी कौम की तरक्की का बुनियादी अंसर होता है। तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो डॉक्टर अनुराग दीप साहब मुझे ये बताइएगा, भारत में आप क्या देखते हैं, चूंकि आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, आम आदमी को तालीम के हवाले से किन मसाइल का सामना है और इन मसाइल को खत्म कैसे किया जा सकता है? जी डॉक्टर अनुराग दीप साहब। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर अनुराग दीप साहब। अनुराग अनुराग भैया, अनुराग भैया माइक अनम्यूट करें। शायद डॉक्टर अनुराग दीप साहब के कनेक्टिविटी का इशू हो गया है। तो मैं रवि शुक्ला साहब यहाँ पे एक बात और भी क्लियर कर दूं, दोनों ममालिक के मुश्तरका मसाइल में ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला भी हमें हाईलाइट करना चाहिए था। तालीम दूसरे नंबर पे रख लें, पहले नंबर पे ये रख लें कि जब हम इन मुश्तरका मसाइल को आम लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये कनेक्टिविटी का जो इशू है वो हमारे दरमियान आ जाता है। तो डॉक्टर अनुराग दीप साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। जी डॉक्टर अनुराग दीप साहब, जी बोलिए। माफ करिएगा। तो सभी को धन्यवाद, फिर से शुक्रिया कहता हूँ फिर से इस महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सोच के लिए, जिसकी बहुत ज़रूरत भी है। शिक्षा से, मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तालीम से जुड़ा हुआ हूँ, ऊंची तालीम से, और LLB LLM ये विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जो आम आदमी की जो दिक्कत मैं देख रहा हूँ, वो दिक्कत दो तरह की है शिक्षा को लेकर। एक दिक्कत तो एक्सेस को लेकर है, शिक्षा तक हमारी पहुंच कैसे होगी, और दूसरी दिक्कत है उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी को लेकर, कि शिक्षा तक मान लो पहुंच हो गई हमारी, तो हमारी उसकी गुणवत्ता कैसे होगी, जो शिक्षा हम पा रहे हैं क्या वो वास्तव में उस लेवल की शिक्षा है जो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, इसके पहले भी अभी साहब ने हाईलाइट किया कि हम पढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब विशेष मतलब नहीं रह जाता। तो ये क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी का ये मतलब है कि वो हमारे जीवन को ज़्यादा उपयोगी बनाती है कि नहीं बनाती है, ये दो चीज़ें हैं। अब शिक्षा के लेकर अगर हम देखें तो आप छोटी सी बात देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ। आप देख लीजिए कि रिसर्च के लेवल पर, शोध के लेवल पर क्या स्थिति है साउथ इंडिया में। छोटे छोटे देश जो है वो हमसे आगे हैं, सिंगापुर आगे है, जापान आगे है रिसर्च में, कोरिया आगे है। ना उनकी जनसंख्या हमारे बराबर है, ना उनकी क्षेत्रफल हमारे बराबर है, लेकिन वो हमसे आगे हैं इन चीज़ों में। तो इस पर बड़ा विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि ये दिक्कत हो रही है। मैं बताऊं, भारत में जो थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है शिक्षा को लेकर एक्सेस की दृष्टि से,
वो 1990 के दशक से शुरू हुआ और 1990 के दशक से कंप्यूटराइजेशन होने लगा। अब क्या है कि हर चीज का विरोध होता है। जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो ये बात बार बार कही गई कि अरे भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी और लोगों को जो है केवल जो है शिक्षा में अंग्रेजीकरण केवल हो जाएगा शिक्षा का। और उस समय जो भी सरकार थी उसकी सबने आलोचना की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटरीकरण के बारे में जो निर्णय 90 के दशक में लिया गया था वो निर्णय अल्टीमेटली सारे विश्व को लेना पड़ा। तो एक तो ये है ना कि सरकारें कई बार निर्णय लेती हैं लेकिन हम जो है उन निर्णयों की दूरदर्शिता नहीं समझ पाते। तो थोड़ा सा सरकारों पे हमें विश्वास करना चाहिए। यदा कदा केवल विपक्ष ने कोई बात कह दी इसलिए हम उसके पीछे हो लिए, ये ठीक नहीं है। तो कंप्यूटरीकरण का मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ 90 के दशक में जो एक्सेस को लेकर था वो था प्राइवेटाइजेशन भारत में, कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब देखिए बड़े ही अचंभे की बात है कि भारत देश को तो कहा जाता है कि समाजवादी देश है, लेकिन हमने जो है एक कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसको अपनाया। तो वो इसलिए अपनाया क्योंकि मजबूरी थी, हमारे पास इतने फंड नहीं थे कि हम उसको आगे बढ़ा सकते। और मैं आपको बताऊं कि ना केवल सरकार ने इसकी चिंता की, 1996-97 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपके पास फंड नहीं है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए। उस दौर में जब प्राइवेट सेक्टर आ रहे थे तो हम बहुत ही सशंकित थे, हम कह रहे थे बाजारीकरण एकदम हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर उसकी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है और उनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो उच्च शिक्षा थोड़ी नीचे जाके कहूंगा कि कुछ इनोवेटिव तकनीक भी अपनाई गई कई जगहों पर। जैसे हमने अपने यहाँ देखा कि भाई बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। तो पता चला कि भाई कारण ये है कि वो आएंगे तो फिर वो उनको कोई तो इंसेंटिव होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई केवल इंसेंटिव नहीं है उनके लिए। उनको लगता है कि पढ़ने के बाद क्या करोगे, बेरोजगारी तो होगे। तो फिर मिड डे मील की योजना शुरू की गई 1995 में ही कि भाई मिड डे मील के माध्यम से वो आएंगे तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और दूसरा वो मिड डे मील के बहाने आएंगे, गरीबी है तो उनकी गरीबी में थोड़ा सा हम एड्रेस कर सकेंगे कि हाँ चलो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको खाना भी मिलेगा वहाँ। उसके बाद उसको बस्ता भी देना शुरू किया कि भाई चलो तुम तो उसके पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े, एक्सेस बढ़े और उस पढ़ने का महत्व समझे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से उच्च शिक्षा और जो प्राथमिक शिक्षा इस लेवल पर हम लोगों ने थोड़ी सी शुरुआत की। शिक्षा में अगर थोड़ा सा अगर मुझे और समय दे तो मैं कहूंगा कि जो ये तो 90 के दशक में था, 2000 के दशक में आए तो 3-4 प्रकार के परिवर्तन ग्लोबल लेवल पर भी हुए और हर स्तर पे हुए। जैसे संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार था। मौलिक अधिकार होने का फायदा यह मिला कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो सीधे, अगर उनको शिक्षा नहीं दी जाती है तो सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हम अपील कर सकते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा मौलिक अधिकार है हमारा। संविधान में संशोधन किया गया और राइट टू एजुकेशन को 21A के अंतर्गत 86वां संशोधन के द्वारा हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इंटरनेट तो पहले से आ रहा था, लेकिन 2000 के साथ साथ इंटरनेट का बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। ये जो क्रांति आई इसने बहुत फायदा किया, क्योंकि क्या था कि जो बहुत सारी शिक्षा, लाइब्रेरीज, ये ग्रंथालय, पुस्तकालय, ये सारे जो है बड़े बड़े शहर किताबें नहीं पहुंच पाती थी, रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती थी, न्यायालय के निर्णय नहीं पहुंच पाते थे, जो कोर्ट की जो जिन कानूनों का उपयोग होता है वो नहीं पहुंच पाते थे। वो कुछ बड़े लोगों तक सीमित थे, बड़े शहरों तक सीमित थे। इंटरनेट के कारण क्या हुआ, ये चीजें धीरे धीरे चनाए करके ये बड़े जगह की, बड़े लोगों की जो मोनोपोली थी, इंटरनेट ने उसको तोड़ दिया। और एक छोटे कस्बे में भी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। डॉक्टर अनुराग दीप साहब, माजरत के साथ कथा कलमी की माजरत। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ये तो बता रहे हैं दूसरी साइड के भाई ये रेवोल्यूशन इस तरीके से है और ये एक स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहां पे आम बंदे को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, उसमें भी ये है कि वो आम आदमी को वहां तक पहुंचते हुए काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और भारत अगर बात की जाए तो दोनों टैलेंट से भरे हुए हैं, दोनों में
बेशबहार टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम काफी ममालिक से पीछे हैं तालीम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से इकदामात अपना के, ऐसी कौन सी चीजें करके आम बंदे तक हम उस तालीम को पहुंचा सकते हैं, जो एक आम इंसान है, एक आम आदमी है, वो भी उस तरीके से तालीम से यानी फायदा उठा सके जिस तरह से इलीट क्लास या एक अमीर का बच्चा उससे फायदा उठाता है। जी अनुराग साहब। जी, मैं सफदर चीमा साहब से क्लू लेते हुए कहूंगा, जैसे आपने कहा कि जो बजट है, बजट का हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जो जो प्राइवेट संस्थाएं तो अभी आई हैं, इसके पहले 92 के पहले तक प्राइवेट संस्थाएं नहीं थी, लेकिन बजट का एक तो हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर कुछ इस्तेमाल होता है तो वो कई बार भ्रष्ट साधनों में चला जाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे सरकार ने भारत में भी और पाकिस्तान में भी और अन्य विकासशील देशों में भी गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। हाँ, लेकिन होता क्या था पहले कि जो स्कॉलरशिप थी वो बीच में जो है बांट ली जाती थी, जो बीच में जो लोग थे वो उसमें से आधा हिस्सा ले लेते थे। मैं जानता हूं कि जब मैं पढ़ाता था गोरखपुर विश्वविद्यालय में और दूसरी जगह भी, तो वहां जो लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर नेट करने के बाद, वो कहते थे कि सर हमारे पास तो 4-5 महीने तक स्कॉलरशिप पहुंचती नहीं, जो सरकार से आती है ऑलरेडी मेरे पास, और जब हम लेने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए, आपने बताया कि सुधार कैसे हो, तो क्या हुआ 2011-12 से इंटरनेट के कारण डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ी। यह कर दिया गया कि अब जो है सभी विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट खुलेंगे और जो पैसा सरकार से आता है वो सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। ये केवल ये यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगा जिसके पास हम जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैसे लेंगे और उसे घूस देंगे। अब वो पैसा सीधे उनके अकाउंट में आता है। अब स्थिति यह है कि जो सरकार से स्कॉलरशिप आती है वो सीधे सरकार के अकाउंट में आती है। तो मैं ये कह रहा था कि एक सीधा सा उपाय तो ये है कि जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाए और इन चीजों को जितना ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट किया जाए, तकनीक का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो, उससे एक फायदा ये होने वाला है कि जो बीच में जो लोग करप्शन के माध्यम से चीजों को ले लेते हैं, वो हम कुछ सीमा तक उसको रोक सकते हैं। आप एडमिशन को ले लीजिए, नामांकन के स्तर पर ना केवल करप्शन था या करप्शन है, बल्कि हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी है। वो डिस्क्रिमिनेशन स्त्री पुरुष का लेकर भी है, वो डिस्क्रिमिनेशन जाति को लेकर भी है, वो डिस्क्रिमिनेशन धर्म को लेकर भी हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है। लेकिन जब एडमिशन ऑनलाइन हो गए हैं, आपके मार्क्स सामने है, कितना नंबर पाया मेरिट से तय है, तो एडमिशन उसी प्रोसेस से होने हैं। अभी शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि इसको रेप्लिकेट करना चाहिए सबको। उन्होंने तय कर दिया है कि अब हम एक ही टेस्ट देंगे नौकरी के लिए भी। पहले क्या था, रेलवे की नौकरी है एक टेस्ट दो, बैंक की नौकरी है दूसरा टेस्ट दो। एक जो गरीब आदमी का बच्चा, अमीर आदमी का बच्चा तो 10 जगह चला जाएगा, गरीब आदमी का बच्चा है वो इलाहाबाद जा रहा है एक टेस्ट देने के लिए, कुछ दिन बाद उसे लखनऊ जाना पड़ रहा है, कुछ दिन बाद उसे दिल्ली जाना पड़ रहा है, अब वो एक जगह से टेस्ट देगा। कुल मिला के मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन के कारण जो एक तकनीकी एक्सप्लोजन हुआ है, अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो हम गुड गवर्नेंस में भी जा सकते हैं, हम करप्शन को भी रोक सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी में भी बढ़ा दे सकते हैं, और ऑलरेडी इसके कारण बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग दीप साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जितनी जल्दी डिजिटलाइजेशन को हम इन चीज़ों में लेके आएंगे उतने ही जल्दी हम गुड गवर्नेंस और करप्शन को रोक सकते हैं। तो अब मैं रवि शुक्ला साहब के पास चलूंगा और मेरी दोनों मेहमानों से गुजारिश है, अब कोशिश करें टू द पॉइंट बात करें, और अवाम मसाइल हर तरफ से सुन रही है, हर बंदा सेशंस कर रहा है। मेरा और रवि शुक्ला का बुनियादी मकसद यही है कि दोनों अवाम को हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मेरे और रवि शुक्ला के सेशन से, इस लाइव सेशन से वो वाली बात मिले जो किसी दूसरे सेशन में नहीं मिल रही। कोई एक मुख्तसर बात और काम की बात जिसमें हल हो, जो दोनों ममालिक की अवाम सुनना चाहती है। मैं सफदर चीमा साहब और डॉक्टर अनुराग साहब से माजरत के साथ ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ताकि जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के जो हल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। जी रवि शुक्ला साहब। नुमान जी बहुत शुक्रिया। आदरणीय अनुराग दीप जी ने जिस तरीके से बारीकी से चीजों को रखा, यकीनन मैं उन सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सफदर चीमा साहब के पास आ रहा हूं। सफदर साहब,
मेरा जो आपसे सवाल है, ये सवाल नहीं है, मेरा आपसे एक सिर्फ सजेशन है कि क्या भारत और पाकिस्तान की जानीब के भीतर एजुकेशन को लेकर के जो भी अपने अपने देशों में या मुल्कों में रिवॉल्यूशन शुरू हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट। आपकी आवाज रवि शुक्ला साहब, आपकी आवाज। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी? सफदर साहब, आदरणीय अनुराग जी ने जहां बात खत्म की, मैं वहीं से बात को शुरू कर रहा हूं कि क्या एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में भारत और पाकिस्तान की जानीब से एक ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जा सकता है जो दोनों ही मुल्कों के भीतर एजुकेशन को अंतिम तबके तक, लास्ट मैन ऑफ द ऑफ दिस कंट्री तक पहुंचाने का काम कर सके? क्या ऐसा कोई एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जा सकता है? ऐसा कोई एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है? सफदर साहब बताएं। जी रवि जी, जहां तक अगर मैं आपके सवाल को तो समझ सी वजाहत चाहूंगा कि आपने दोनों देश जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसा एक्सचेंज एजुकेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं जिससे हम एक एंड स्टूडेंट तक या एक आखिरी अपने आदमी तक भी एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। क्या आपका सवाल यही था? था जी। मैं जी ठीक सफदर समझा हूं साहब, बिल्कुल सही। मैं ठीक समझा रवि जी? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रवि जी। जी जी जी। रवि जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सफदर साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए सबसे पहली तो नुमान मेरी चीज ये आवाज है कि सबसे पहली तो चीज ये है। ठीक है, ये असल में इको का भी बड़ा मसला हो जाता है। जब इको का मसला हो तो बात करने में भी बहुत दिक्कत पेश आती है। आप बोले सफदर चिम्मा साहब, आपकी अच्छा आवाज आ रवि रही है। जी, जो आपका सवाल है इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि ये दोनों देश आपस में कोई अभी एक्सचेंज करें या ना करें कोई एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन कम से कम आप अपने अपने में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आवाज आ रही है? अब जितनी मैंने बात की है वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? और मेरे एजुकेशन ठीक हो जाएगी जिस दिन हमारे लाइव सेशन बिल्कुल शुरू हो जाएंगे कि मतलब इतना वो इको का आता है, कुछ पता नहीं चलता हमने क्या बात कही, सामने से हमारे होस्ट ने क्या कुछ कहा। तो ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो इंसान उस तरह से प्रोग्राम कर भी नहीं पाता, वो ग्रिप भी नहीं रहती बात करने पे। तो मैंने जितनी बात कही वो रवि जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची? सफदर साहब, अब हम म्यूट कर आपकी देते हैं, तो म्यूट आपकी में अब हम हम म्यूट कर अगर देते हैं, कोई तो फौरी म्यूट तौर में पर हम अगर कोई आउट, अगर कोई फौरी तौर पर अगर कोई और ये नोमान साहब को पता है मैं थोड़ा उससे हट रहा हूँ जी से माजरत के साथ, कि मैं हमेशा सोलो प्रोग्राम करता हूँ जब भी करता हूँ। दो तीन आदमी
साथ बिताए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा ये इश्यूज आते हैं, को पॉजिटिव मैसेज पहुंचे, कोई सॉल्यूशंस पहुंचे, तो वो सॉल्यूशन इस वजह से नहीं पहुंचते क्योंकि अभी तक हम सब मुफ्ते वाला नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्ते वाली स्ट्रीम यार्ड, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक वैसी कोई फैसिलिटी है नहीं कि हम सही तौर पे प्रोग्राम कर पाए। आप देखिए, अगर हमारा प्रोग्राम अभी तक 30 मिनट और 7 सेकंड चला है, एक सेकंड बात बात कंप्लीट करने दीजिए। ये 30 मिनट 13 सेकंड हो चुके हैं, जिसमें 15 सेकंड हमने सिर्फ इस बात पर लगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। तो इसलिए एक तो इसका जो है ना, ये भी एक इशू है। अच्छे प्रोग्राम करने के लिए ये बेसिक इशू है कि इसका भी कोई समाधान सोचिए, कि इसका कोई विकल्प निकालिए कि हम इस समस्या से किस तरह से निकलें, हम बेहतर तरीके से अच्छा प्रोग्राम कर सकें, हम अच्छे से अपनी कौम को दे सकें। अगर अब मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट स्टेज पे पाकिस्तान और भारत चाहे एक दूसरे के साथ एजुकेशन में कोई प्रोग्राम भी एक्सचेंज ना करे, सिर्फ अपने अपने देशों में सिर्फ चीजों को अगर वो सही तौर पर फॉलो करें, जो अनुराग साहब ने कही है कि जिस तरह से ये नेट का जो मामला हो चुका है, तो ये एंड यूजर तक आप पहुंच सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, और बिल्कुल फास्ट तरीके से आप हर आदमी तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा इसको अगर एक और टच दे, वन टीच वन, ईच वन टीच वन, तो ये भी इस तरह का भी कोई प्रोग्राम कर सकती है कि ईच वन टीच वन, जिसकी आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, किसी खास नहीं है, किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, अपने पढ़े लिखे लोगों में हम ये एक थिंक पैदा कर सकते हैं कि जैसे हर एक बंदा जो है अपने किसी मोहल्ले के एक बंदे को एजुकेट करेगा। कुछ इस तरह का भी हुकूमत और जब करेगी तो ला मुहल्ला इसको बहुत सफदर साहब जी, नुमान आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। म्यूट करें, म्यूट करें। यानी जिस तरीके से आदरणीय सफदर साहब ने बताया, ईच वन टीच वन इज अ ग्रेट इनिशिएटिव विल बी टेकन बाय एनीवन। ये कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है, ले सकता है। एक अच्छी सी चीज और उन्होंने कही कि भारत और पाकिस्तान के भीतर दोनों मिल करके किस तरह से अपने अपने देश के भीतर, अपने अपने मुल्क के भीतर शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए, एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ताकि
हर एक व्यक्ति तक, हर एक पर्सन तक हमारी ये बात, हमारी ये आवाज पहुंच सके। अनुमान मेरा ये आपसे दरख्वास्त है कि जो बचे हुए 20 मिनट हैं, मैं चाहूंगा कि हम एजुकेशन पर ही पूरी चर्चा केंद्रित करके आज सिर्फ एजुकेशन पे बात करें। जी नुमान, आप अनुराग जी से बात करें। जी नुमान। बहुत शुक्रिया रवि शुक्ला साहब, सफदर चीमा साहब ने जैसे बात की, ईच वन टीच वन। अच्छा डॉक्टर अनुराग दीप साहब, मैं आपसे यही सवाल, रवि शुक्ला साहब वाला सवाल आपसे दोहराऊंगा। आप क्या समझते हैं, चूंकि आप दरस तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर ये तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में अगर ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स स्टार्ट करें या मिल बैठ के एजुकेशन की बढ़ोतरी के हवाले से, एजुकेशन में बेहतर रैंक करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं, कोई मिल बैठ के कोई प्रोग्राम शुरू करें, तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं और इसके हवाले से क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश यहाँ जितनी है शायद किसी और देशों के साथ, जैसे इंग्लैंड के साथ या अमेरिका के साथ, उतनी नहीं है। उसका कारण बहुत सीधा है। हमारा लीगल सिस्टम और पाकिस्तान का लीगल सिस्टम काफ़ी क्लोज है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे इंडियन पेनल कोड है, उसी तरह पाकिस्तान पेनल कोड है। हमारे यहाँ सीआरपीसी है 1973 की, वो सीआरपीसी आपके यहाँ 1898 की है। एविडेंस एक्ट है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी वही एक्ट है। मतलब मुझे लग रहा है कि जहां इंडिया लगा है वहां पाकिस्तान वर्ड को परिवर्तन किया गया है। कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पे जो जो लॉ में जो स्टडीज है वो सिस्टम की दृष्टि से इतनी क्लोज है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी संस्था के द्वारा, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम लोगों ने बेल पर एक किताब लिखी है और उस दौरान हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी की और पाया कि बांग्लादेश और भारत का जो बेल का लॉ है इतना सिमिलर है हमारा। तो जो आप बता रहे हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो हमारे यहाँ बहुत ही कंजीनियल एनवायरनमेंट है हमारे लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए एक दूसरे को। और इसलिए मैं कहूंगा कि जैसा कि अभी सफदर साहब ने कहा, इसका तो एक सरलतम और सामान्य तरीका ये हो सकता है कि छोटे छोटे ऐसे कानूनी मसलों पर, जैसे हम लीगल एड कैसे दे सकते हैं गरीब आदमी को, कि वो जो है उसको लीगल एड देने के लिए हमें ना तो किसी सरकार से बहुत परमिशन लेने की जरूरत है, ना ही कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बेल के जो मुद्दे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये सब कॉमन प्रश्न है गरीब आदमी के, सामान्य आदमी के। वो थानों के चक्कर लगाता है और तो उसके लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 2013 और 18 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके कर दिया गया है कि अगर जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होगा, उन मामलों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारा लीगल सिस्टम काफी क्लोज है और इस तरह की वार्तालाप हो सकती है। एक्सचेंज प्रोग्राम तो एक बड़ी बात है, लेकिन इस तरह वीडियो के प्रोग्राम भी हो सकते हैं जिसमें कि लीगल एड के मुद्दे पर, जिसमें कि जो है बेल के मुद्दे पर, जिसमें कि कोर्ट की कार्रवाई के मुद्दे पर न्याय कैसे सामान्य आदमी तक पहुंचे, गरीब घर तक पहुंचे, इस मुद्दे पर हम लोग जो है बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसलिए इसका स्कोप है, बना हुआ है। जहां तक टीचिंग की बात है कि हम कितनी टीचिंग कर सकते हैं, ईच वन टीच वन की बात कही है, ये बहुत ही उम्दा सुझाव है और इसको लेकर कई जगह कुछ एनजीओ चला रहे हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मुझे ध्यान है आज से 20 साल पहले एक दो लोग आए थे और उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में असम है, मणिपुर है, मेघालय है, वहाँ अकेले जाते हैं, वहीं रहते हैं और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया वहाँ, वो पूरा वहाँ के लोगों को शिक्षा देते हैं वहाँ। तो ये इस तरह के कुछ लोग हैं और ये प्रोग्राम इस तरह के, यद्यपि कि दायरे कुछ सीमित हैं, उसमें कानूनी बंधन भी हो सकते हैं, लेकिन इन कानूनी बंधनों के बावजूद भी इन मुद्दों पे एक्सचेंज जो है, अगर फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो सके तो वीडियो के लेवल पर, वर्चुअल लेवल पर हम एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत खूब डॉक्टर अनुराग दीप साहब के हम एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ खास इश्यूज के हवाले से या कुछ खास लेवल पे जाके कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात की इस वन टीच वन के हवाले से भी आपने अपना जो है तबसरा पेश किया। मैं रवि शुक्ला साहब की जानब जाऊंगा। जी रवि शुक्ला साहब। नुमान जी बहुत शुक्रिया। अनुराग भैया ने जहां बात खत्म की कि कम से कम हम लोग यदि फिजिकली नहीं तो वर्चुअली एक शुरुआत कर सकते हैं। जो शुरुआत यहां पर दिखाई दे रही है, शायद ऐसी ही शुरुआत भारत और पाकिस्तान की एक एक इंस्टीट्यूट मिलकर के, एक एक कॉलेज मिलकर के, एक एक स्कूल मिलकर के, यूनिवर्सिटी मिलकर के शायद एक शुरुआत कर सकते हैं। मैं सफदर साहब के पास जाऊंगा और सफदर साहब, यदि मान लीजिए कि कोई एक इंस्टीट्यूट इस प्रकार की कोशिश करता है, एक प्रयास करता है, तो क्या सरकार की तरफ से, सरकारों की तरफ से उन्हें आपको लगता है कि समर्थन मिलेगा? कारण क्या है मेरा ये सवाल के पीछे कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही मुल्कों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वो फुल सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या लगता है सफदर साहब? माइक अनम्यूट कर लीजिए सफदर साहब। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आवाज आ रही है मेरी? सिर्फ इशारे से थम अप कर दे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है रवि जी? सफदर साहब आपकी आवाज आ रही है। कुछ बता दें। ओके। अच्छा रवि जी, आपका सवाल बड़ा मजे का है कि आपने कहा कि जिस तरह से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दो देशों के दोस्त बैठ के आपस में एजुकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसको एक एंड जो है वो हम कोई विकल्प सोच रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और भारत का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपस में मिल के जो है एक पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हो इस तरह? ठीक है, बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते मैं तो आधी बात भी अपनी कह चुका हूं और फिर भी ठीक है, मैं अपनी बात को जारी रखता हूं। मेरी अगर मैंने की है आपके सवाल के जवाब में वो जी। माइक खोल लीजिए, थोड़ी देर कर लेते हैं बात ताकि वो पता तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंची है जो मैंने की है। नहीं तो मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है अपनी नहीं बात। नहीं सफदर साहब, दरअसल आप माइक आपकी अनम्यूट करके मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी आवाज आ रही है सफदर साहब। इस समस्या का समाधान निकालिए
कि हमें ये म्यूट अनम्यूट नहीं नहीं के नहीं चीजों से नहीं निकल नहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं और हम मैं बिल्कुल जिस तरह से ये बड़े बिल्कुल मीडिया वाले जिसमें पूरा वो जी मोमेंटम टूट जाता है, हर चीज ठुस हो जाती है। लेकिन शायद मेरी आवाज आ रही हो, जा रही हो, जो भी। रवि शुक्ला जी, मसला ये है कि आपने ये भारत रवि तो साहब आपने ये सब कहा कुछ कि जो गवर्नमेंट की सतह पे तो इस आप ये समझते, आपका सवाल ये था कि क्या हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोजेक्ट का जो हम करना चाहें तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई समर्थन देगा? तो अगर इसमें मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये तो बहुत बड़ा एक है कि दो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। समझ नहीं आ रही कि ये नेट क्या नुमान नुमान शायद आज आज का आप म्यूट सवाल करें। यदि आप माइक हाँ 2 मिनट दो, आप म्यूट करें अपने आप को। सफदर साहब के साथ नेटवर्क की काफी भारी दिक्कत है आज, इसलिए काफी बड़ी दिक्कत के कारण सफदर साहब की जो बातें हैं, हालांकि सफदर साहब के पास में अनुभव इतना है, कहने के लिए इतना है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन शायद नेटवर्क के कारण ऐसी दिक्कत आ गई कि हम उनका आज जो भी उनकी बातें थी हम लोग तसल्ली से उसे ले नहीं पाए, सुन नहीं पाए। सो नुमान, मैं चाहूंगा कि आप अनुराग जी से अंतिम सवाल करें, ताकि हम इस प्रकार आज की इस चर्चा का अंतिम सवाल लेकर के फिर आगे बढ़ सकें। नुमान। लास्ट पे डॉक्टर अनुराग दीप साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आज का सेशन बस बदकिस्मती की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वैसे नहीं पाया, तकमील तक पहुंच पाया जैसे हम चाह रहे थे, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद तो यही है कि दोनों ममालिक के जो अवाम है उन तक एक मस्बत पैगाम और एक मसाइल का जो हल है वो पहुंचाया जाए। खैर, मैं और रवि शुक्ला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस किस्म के मजीद प्रोग्राम्स करें और कनेक्टिविटी का जो इशू है इसको भी हल करने की कोशिश करें। लास्ट पे डॉक्टर अनुरागदीप साहब, आप इस अहम इशू के हवाले से क्या सजेशंस देंगे कि दोनों ममालिक जो हैं, दोनों ममालिक, जैसे रवि शुक्ला साहब ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे जो है एक एक करके, फिजिकली नहीं वर्चुअली चाहे स्टार्ट कर लें, उसमें आप बगैर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हुए, क्योंकि दोनों ममालिक की अवाम जहाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं वहाँ थोड़े से दिलों में कदूरतें भी हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बातें बर्दाश्त भी नहीं करते। ये अलग बात है कि काफी रहना उठना बैठना सब एक जैसा है, इकट्ठे बिछड़े थे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा किस तरीके से जो है, और आप क्या समझते हैं इस सारे प्रोसेस में कौन रुकावट है, क्यों नहीं हमें पास आने दिया जा रहा? धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि कोई भी अच्छी शुरुआत होती है वो सामान्य नहीं होती, कठिनाइयाँ उसमें होती हैं हर अच्छी शुरुआत में। लेकिन ये भी सही है कि हमें बेबी स्टेप्स से शुरू करना चाहिए। तो इसलिए संस्थाएं आपस में मिलकर कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये तो थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है। सफदर साहब ने बताया भी कि हाँ, इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्योंकि संस्थाओं की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनको कानून के दायरे में काम करना पड़ता है। पर जो व्यक्तिगत हम हैं, हम अपने स्तर पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो
इसलिए एक तो ये हो सकता है कि संस्थाएं अगर आपस में आने में उन्हें दिक्कत हो अभी, तो कम से कम 2 लोग 3 लोग, जैसे मैं फिर से जाऊंगा चूंकि मैं मेरे लिए आसान है यह बता पाना कि कानून के क्षेत्र को ले लीजिए। अब जैसे कि आपने आपने अपने यहाँ से ले लिया किसी कानून के जानकार को, हमारे यहाँ से एक कानून के जानकार को ले लिया, और दोनों ने बताया कि हम दोनों के यहाँ बेल के मैटर पर क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, कैसे जो है एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी को हम बेल जो है दिला सकते हैं, क्या इनोवेटिव तरीके अपनाए गए हैं भारत में जिसको इससे पाकिस्तान सीख सकता है, और क्या पाकिस्तान में इनोवेटिव तरीके अपनाए गए हैं जिससे कि भारत सीख सकता है। तो ये जो है इस तरह के कानून के क्षेत्र में, इसी तरह का दर्शन के क्षेत्र, फिलॉसफी के क्षेत्र में, इस तरह साइंस के क्षेत्र में, इसी तरह लैंग्वेज के क्षेत्र में विद्वान आपस में वर्चुअल लेवल पर बैठ करके, और वो चाहे तो ये सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। दूसरा है कि कैसे विश्वविद्यालय या जो संस्थाएं हैं, छोटी संस्थाएं हैं, वो किताबों की पहुंच बनाने में सहयोगी हो सकती हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अपनी संस्था का देता हूं। हम लोगों ने अपनी संस्था में शासन के ही एक नियम के अंतर्गत सारे जो रिसोर्सेज है उसका डिजिटाइजेशन कर दिया है, किताबों का डिजिटाइजेशन कर दिया है। जर्नल जो है, जो पहले पैसे देकर उपलब्ध होते थे, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। तो क्या हम वहां की जो संस्थाएं हैं, अगर उन्होंने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो वो अपना वहां करना शुरू करें। ये गुड प्रैक्टिस मैं अपनी ओर से बता रहा हूं। वहां की भी कुछ गुड प्रैक्टिस होगी जो हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह भी शुरू कर सकते हैं कि वहां जो कुछ लोग गुड प्रैक्टिसेस में हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, वो बैठे और देखें कि उनके यहाँ क्या गुड प्रैक्टिसेस है, जिससे कि जो अंतिम आदमी है, जिसकी चर्चा आप दोनों जो होस्ट है कर रहे थे, अंतिम आदमी तक, ये हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे पास घर है, वो तो ठीक है, पर जो गरीब आदमी है, जो जब सोता है तो उसकी झोपड़ी से ऊपर आसमान दिखता है, क्या उसके तक हम शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं? क्या हम उसके तक न्याय पहुंचा पा रहे हैं? इसको लेकर वर्चुअल लेवल पर जो है इंटरनेट की डिफिकल्ट कनेक्टिविटी के बाद भी हम ये सब चर्चा को आगे जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। अच्छा डॉक्टर अनुराग दीप साहब, ये इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो मैंने और रवि शुक्ला साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है दोनों ममालिक के अवाम को मजीद पास लाने का, और दोनों ममालिक को जहाँ तक हो सकता है प्यार और मोहब्बत के जरिए तरक्की की मनाजिल तय करवाने का जो हम एक मिशन लेके फिरे हैं, तो इस हवाले से आप हमें कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अलावा कोई सजेशन देना चाहें तो? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि जो एकेडमिक फील्ड में हैं, अब जैसे सफदर साहब है, सफदर चीमा साहब जो है वो इन्वायरमेंट के एरिया में काम करते हैं, वो अपने अनुभव से अवगत कराएं, और अवगत करा करके वो चाहे तो वो जो है अपने आर्टिकल्स लिख करके भेज सकते हैं, हम अपने आर्टिकल उनके यहाँ भेज सकते हैं, और इस तरह आर्टिकल्स का आदान प्रदान हो सकता है। ये आर्टिकल्स उन किताबों में आ सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के मसले सब जगह कॉमन मसले हैं। तो एक तो ये हम सामान्य रूप से कर सकते हैं कि जो ज्ञान आपके पास है वो आप हमसे शेयर करें, जो हमारे पास ज्ञान है इन्वायरमेंट के एरिया का हो गया, शिक्षा की बात हम कर ही रहे हैं, कानून के क्षेत्र की बात कर ही रहे हैं। एक ये भी हो सकता है कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी हम जो एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं, इसके अलावा भी हम अपने यहाँ के जो इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं वो आपको भेजें, आपके मुद्दे जो है हमारे यहाँ आए, और वो यहाँ के जर्नल्स में, यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में आए और प्रकाशित हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग दीप साहब। जी रवि शुक्ला साहब। बहुत शुक्रिया नुमान। नुमान जी, जिस प्रकार से अनुराग जी ने अपनी बातें रखी, और अनुराग जी ने उस व्यक्ति की बात की जो झोपड़ी में सोता है तो आसमान दिखाई देता है, और हम और आप किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्सी करने के लिए, फेमस होने के लिए, या राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं निकले हैं। मुझे यह लगता है कि अनुराग जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो गुड प्रैक्टिस हिंदुस्तान की है वो पाकिस्तान में अडॉप्ट होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की जो भी गुड प्रैक्टिस है वो भारत में आकर के वो अडॉप्ट होनी चाहिए, यानी अच्छी चीजों का आदान प्रदान। आज तक हुआ क्या है कि हम सिर्फ सीमा
सरहद, इन विषयों के अलावा बाहर ही नहीं आए हैं। हमने इसके अलावा कभी दोनों आवाम को जोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो आदरणीय अनुराग जी ने, सफदर चीमा साहब ने जो चीजें बताई, इनका एक अपना अनुभव है। सफदर चीमा साहब ने बहुत सुंदर सी बात कही कि जब दो इंस्टीट्यूट इस प्रकार की पहल के लिए या इस प्रकार का इनिशिएटिव लेने के लिए आगे आएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वहां के सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये हो, इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन फिर से अनुराग भैया ने बहुत सुंदर सी बात कही, जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूशंस हमेशा पहल करें, इंडिविजुअल को पहल करनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है कि अनुराग भैया की और सफदर जी की इन दोनों बातों के साथ ईच वन टीच वन, और इंस्टीट्यूशंस नहीं, इंडिविजुअल्स के जो इनिशिएटिव्स होंगे वो दोनों मुल्कों की आवाम की शिक्षा, स्वास्थ्य, इट मींस एजुकेशन, हेल्थ, लॉ और जितनी भी अच्छी चीजें हैं सारी एक दूसरे तक आदान प्रदान तक जाएगी। मैं चाहूंगा नुमान कार्यक्रम का समापन, आज के इस सेशन का एंड आप करें। नुमान जी, मैं अपनी जानिब से सफदर साहब और अनुराग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये दुआ करता हूं कि अगली बार नेट की कनेक्टिविटी ये ना आए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई तोड़ लेकर के अगली बार मैं और नुमान आएंगे, ताकि किसी भी अतिथि को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सफदर साहब को जो प्रॉब्लम हुई, हमारे कारण जो एक दिक्कत हुई, हम लोग उसके लिए दिल से, दिल के गहराई से माफी मांगते हैं कि क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार की दिक्कत होती है तो दिल दिमाग दोनों कहीं ना कहीं एक चिंता में आ जाते हैं। सो सफदर साहब, मुझे क्षमा करें यदि आपको दिक्कत हुई है, तो अनुराग जी आप भी, लेकिन आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और ऐसे विषय पर आपने अपनी बात रखी जिस विषय पर लोग बात नहीं करना चाहते। आज ही मैंने महमूद साहब को और नुमान को एक मैसेज किया था कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। जब मैं किसी को फोन करता हूं कि इस प्रकार के सेशन में आपको आना है, तो उसके सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्यों आता है? अपनों से बात करने के लिए, अपनों से बात करवाने के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क हटे, इसके लिए एक छोटी सी पहल है, आपने अपना समय दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नुमान, मैं चाहूंगा कि सफदर चीमा साहब का एक अंतिम स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए, यदि उनके पास में नेट स्टेबल हो गया हो तो। सफदर साहब और नुमान जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनुराग दीप साहब और सफदर चीमा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी सफदर चीमा साहब, आप लास्ट पे कुछ कमेंट ऐड करना चाहें सर? जी, जैसा कि प्रोग्राम अब अपने अंतिम संस्कार की तरफ जा रहा है, तो चलते चलते जो है मैं रवि जी से भी जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया, हमें बात करने का मौका दिया, और अनुराग दीप जी से मिलकर भी और इनके विचार सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही लगा कि हम एक ही तरह से सोचते हैं, और नौमान तो वैसे ही हमारे नौमान है। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपनी स्पिरिट, और यहाँ पे जितने भी लोग बसते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम सबको पैदा करनी होगी। सब जिस दिन हो गई तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से जो हमको आगे लेके चलेंगे। स्पिरिट वाली स्पिरिट होनी चाहिए। दैट्स ऑल, आखिरी लफ्ज है, और जिसमें ये स्पिरिट होगी वो जरूर अपने लक्ष्य। जी, सफदर चीमा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की।
सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों से माजरत करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, जो कि दोनों मुल्कों का एक आम मसला है और सबसे बड़ा मसला है, जो कि हर मसले को बयान करने में रुकावट बनता है, तो उसके लिए मैं आप दोनों से माजरत करता हूं। रवि शुक्ला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि हम दोनों ने मिलकर जो है इस सेशन को कंडक्ट किया। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे और रवि शुक्ला साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।